हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये मॉडल पेपर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फँसने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। वैसे ही आपको जानते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर में और जिसमें आपके 70 मार्क का ये पूरा का पूरा लिखित एग्जाम होगा और 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो ये तो सब जानते हो, तो आपका 100 मार्क का पूरा का पूरा ये पेपर हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसके सबसे पहले ये एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग अंत में जो आपके मैप वाले प्रश्न है, जी हाँ दोस्त, मैप कैसे भरे, मैप वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैप लाया हूँ, कुछ इसी प्रकार का आपको मैप मिलेगा आपके एग्जाम में, तो आप यहाँ पे सीख जाओगे कि मैप कैसे भरे। ठीक है, चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साय की संधि या कुस्तुंतुनिया की संधि? सही ऑप्शन है कुस्तुंतुनिया की संधि। ठीक है, चलो निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुंतुनिया की संधि के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? ठीक है, आप ये 2 मार्क में भी पहले क्वेश्चन पूछा करता था, ठीक है, अति लघुत्तरी में, लेकिन अब तो 2 मार्क का आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, केवल 4 और 6 मार्क का आता है। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है कि सतत पोषणीय विकास है। अब देखो इसके लिए इधर ऑप्शन दिया है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया है कि सतत विकास होते रहना, सतत यानी वही लगातार विकास होते रहना, या विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार नुकसान ना हो, ये होता है सतत पोषणीय विकास। जी हमें दोस्त बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। चलो अगला है थर्ड नंबर प्रश्न कि बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? वो भाई श्रीलंका में। अभी अभी फिर एक बार मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी, आप जानते हो। चौथा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र। ये जब भी काली मृदा की बात है महाराष्ट्र आप क्लिक करना सीधे सीधे, और इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अगला पांचवा प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? ओके, हमें बताना है कि भारत के किस राज्य में शिशु जो मृत्यु दर है कम है? केरल, कर्नाटक, बिहार या हरियाणा? तो देखो बिहार नहीं, आपका केरला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केरला। चलो कम कह रहा है और अधिक कहाँ? तो आई थिंक एमपी, मध्य प्रदेश और बिहार में मतलब गिना जाता है। चलो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 के बाद 6 नंबर। ये क्या है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? ओके, 3 क्षेत्रक होते हैं, रोजगार के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो उसमें से जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है सबसे अधिक रोजगार देता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने छाट छाट कर एकदम, मैंने खुद ये पेपर बनाया, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कई बार लोग यहाँ 2024 दिखा कर ना यहाँ बोल देते हैं कि ये वायरल मॉडल पेपर है, आपके बोर्ड परीक्षा में यही आएगा, तैयार कर लो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वायरल मॉडल पेपर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, किसी को अगर मिल भी जाता है तो बताओ वो ये ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आपको दिखाएगा, जेल तो उसको नहीं जाना है ना भाई। तो ये नहीं, ये गलत है कि कोई कह दे कि ये 2024 का यही पेपर है। नहीं, ये मॉडल पेपर है, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम मतलब ये 20 में ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि 20 के 20 फंस जाएंगे, नहीं हो सकता है इसमें से आपके एग्जाम में 10 फंस जाए, 15 फंस जाए, लेकिन 20 के 20 तो नहीं फंसेंगे भाई, एक तो इधर उधर हो ही जाएगा। चलो यहाँ इधर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वाशिंगटन में, लंदन में, टोक्यो में या जेनेवा में? तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा में, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सातवें के बाद 8वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? ओके, उपभोक्ता शोषण का क्या तरीका है? कम माप तोल करना, तो ये भी है ही, कम माप तोल करना ये उपभोक्ता का शोषण करना ही होता ही है। असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देना, बिल्कुल ये भी शोषण किया जाता है इस प्रकार से। उपभोक्ता का मिलावट करना, बिल्कुल ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ये डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8वें प्रश्न का आप डी वाला भरोगे मार्कशीट में। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, ओके, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या फिर सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई? ये हुई। ठीक है,
चलो, तो गणतंत्र की स्थापना हुई 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 9 के बाद इधर 10 नंबर स्क्रीन पे आप प्रश्न देख सकते हो। यह प्रश्न क्या है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में? तो 1929 सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन था? ओके, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे या कौन है? ठीक है, ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। सही ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। हम लोग की राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, और जो राष्ट्रगान है हम लोग का जनगण मन अधिनायक जय है, उसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। चलो, तो अगला हम लोग 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैंने छांट कर यहाँ पे लिया हुआ है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक या फिर लेखक? तो देखो, पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे ना, एक समाज सुधारक थे। ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला है 13 नंबर प्रश्न कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, या सभी धर्मों को समान समझना? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, जैसे हम लोग का भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलो, अगला देखते हैं 14 नंबर कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1990, 1959, 2004। देखो, इसका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर कहीं 1992 अगर दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा। 1992 में पूरे भारत में लागू हुई थी पंचायती राज्य, और 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान का एक शायद नागौर जिला है, वहीं से। ठीक है, तो पहले शुरुआत हुई थी 1959 में, लेकिन पूरे भारत में ही लागू 1992 में आकर लगभग हुई। चलो, 14 के बाद 15 नंबर कि निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? हमें अजैवीय संसाधन बताना है। देखो, दो संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। तो यहाँ अजैव संसाधन बताना है। अजैव मीन्स जिसमें जीव ना हो, और जैव मीन्स जिसमें जीव हो। तो चट्टाने, पशु, पौधे, मछली है, देखो इनमें माना जाता है, इनमें जीव, ये सजीव के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये आपका निर्जीव के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ये अजैवीय हो जाएगा। हम अजैव छाटना था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो, 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न देख सकते हो कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? हमें खरीफ की फसल बताना है। चना है, धान है, कपास है, और यहाँ पे कि बी तथा सी दोनों। तो देखो, हमें खरीफ की फसल बतानी है। दो फसलें होती है, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल। ठीक है, तो इस टाइम अभी जो फसलें बोई जा रही हैं, जैसे आपका चना हो गया या गेहूं हो गया, ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आती है, जो जाड़ों में बोई जाती है। और खासकर जो बरसातों के दिनों में बोई जाती है, जैसे धान हो गया या फिर कपास हो गया, ये सब खरीफ के फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका बी और सी दोनों सही है। तो ये सी में बोल रहा है कि बी और सी दोनों सही है, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डी वाला, ठीक है, ये डी है। तो आप OMR शीट में ये डी वाला भरोगे। चलो, अगला प्रश्न 16 के बाद 17 नंबर देख लेते हैं कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहा जाता है, वो भी प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, या जिसको आप प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, 17 के बाद इधर 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 1 मिनट, इधर मैं आ जाता हूँ। 18, 19, उसके बाद हम लोग जो मानचित्र वाला प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि झारखंड का कोडरम अग्रणीय उत्पादक है। ओके, झारखंड का जो कोडरम है वो अग्रणीय उत्पादक है किसका? तो याद रखना, झारखंड का जो कोडरम ये जिला है वो अब्रक उत्पादक के लिए फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है अब्रक उत्पादन के लिए। सबसे ज्यादा इस जिले में अब्रक पाया जाता है। चलो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ये हमें बताना है। खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या अति पशुचारण। ठीक है, तो आपका इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, अत्यधिक सिंचाई। चलो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई। अगला 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सर्वाधिक अधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो हरियाणा, बिहार की तो कम है सबसे, हरियाणा की सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ये रहे हम लोग के आपके शुरू के शुरू जो 20 MCQ आएंगे। ठीक है, जिसको OMR शीट में आपको भरना होगा वो। अब चलो हम लोग आगे, चूंकि यहाँ मैंने सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लिया है इसमें, ठीक है, मैंने ऐड नहीं किया है,
तो सीधे अब मैप वाला ये 20 MCQ और यहाँ पे मानचित्र वाला प्रश्न ऐड किया है। तो चलो हम लोग दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे इसको तो हमने देख ही लिया। अब मैप में आप लोग के 10 मार्क के प्रश्न आएंगे, तो चलो मैप वाला भी भर कर देख लेते हैं कि मैप कैसे भरा जाएगा। लेकिन उससे पहले देखो मैं थोड़ा आपको लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं। ठीक है, लक्ष्य बैच हम लोग का बेसिकली क्या है, देखो अगर आप एग्जाम में अपने 80 से 90% मार्क लाना चाहते हो, या फिर आप पढ़ने में कमजोर हो फिर भी पास होना चाहते हो, अच्छा मार्क लाना चाहते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ही पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर है प्लस बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क आ पाएंगे। तो मैं जब 10th में था ना, तो ये मैं भी सोचता था यार कि मेरा जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, यूपी बोर्ड में नियम है कि जैसे हिंदी का पेपर होगा तो पूरे यूपी में 7 सेटों का होता है, मैथ का होता है तो 7 सेटों का होता है। ठीक है, और अगले साल बोर्ड क्या करता है कि इन्हीं 7 सेटों में से किसी जिले में जो मतलब इधर जिले का इधर का इधर कर देता है पेपर, थोड़ा उसमें बदलाव कर देता है और आपके एग्जाम में मतलब वही अगले साल दे देता है। तो अगर आप सातों सेटों का सॉल्व कर लेते हो हर एक सब्जेक्ट का ना, तो उसी में से आपके मतलब 70% तक आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को ही देखकर आपका हिंदी का 7 सेट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, मेरी ऐप है यूपी एमएसपी स्टडी, उस पर मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा, पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो पीडीएफ से आप पढ़ोगे, मान लो कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में जाकर देख लो। और साइड में मैंने सारे क्वेश्चन पेपर का टेस्ट भी ऐड कर दिया है, लगभग 35 आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आप साइड में जाकर 20 MCQ का टेस्ट भी दोगे तो आपका MCQ क्लियर होते जाएंगे इस लक्ष्य बैच में। ठीक है, अब कहोगे भैया इसकी प्राइस कितनी है, तो देखो इसकी प्राइस ऐसे तो मैंने 299 रखी थी, लेकिन अभी आप खरीदते हो जाकर तो 250 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अभी वेट कर लो थोड़ा, 1 जनवरी को, जी हाँ मेरे दोस्त 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर है, तो ऑफर में आपको ये और इसकी प्राइस कम करने वाला हूँ, मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 199 रुपये में पूरा ये बैच मिल जाएगा। आप अपने एग्जाम के लास्ट दिन तक एकदम पढ़ोगे, कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी, मात्र 199 रुपये। और साथ ही इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको भेजे जाएंगे याद करने के लिए। तो आप जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ना है, ये हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, और डाउनलोड करके वहाँ पे आपको 10th क्लास में जाओगे, आवर कोर्सेस में 10th क्लास पे जाओगे तो आपको लक्ष्य बैच दिखेगा, वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आपके पास सिस्टम नहीं है पेमेंट करने का, तो आप किसी भी दुकान से, ठीक है, किसी भी दुकान पे जाकर आप वहीं पे QR कोड मिल जाएगा, उस QR कोड पे पेमेंट कराकर, और वहीं पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पे अपना पेमेंट का भाई स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, या सीधे आप कॉल भी मुझे कर सकते हो, वहीं पे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे के हम लोग क्वेश्चन कर समाप्त करते हैं इस पेपर को। पहला देखो, इसमें 2 प्रश्न पूछेगा मानचित्र में, एक आपका इतिहास से पूछेगा और एक दूसरा जो रहेगा भूगोल से। दोनों में आपके 5-5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बाकी आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है, अर्थशास्त्र वाला और पॉलिटी वाला, उनसे मानचित्र में प्रश्न नहीं पूछा जाता, इस बात को ध्यान रखना। तो चलो इन प्रश्नों को कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो 5 प्रश्न है इनको करते हैं। देखो इसमें क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये चिन्ह दिया है। ठीक है, इसके लिए एक ही चिन्ह दिया होता है, और भूगोल में देखो इसमें अलग अलग चिन्ह दिया होता है। तो चलो, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है, यानी आधा अंक इधर आधा अंक इधर, यानी 1 अंक निर्धारित है। ठीक, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग भरते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये हमें बताना है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सितंबर 1920। देखो 2 अधिवेशन हुए थे, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है, एक सितंबर में एक दिसंबर में। तो सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और एक दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर में वो नागपुर में हुआ था। तो ये लड़के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। तो सितंबर यहाँ बोल रहा है तो वो कलकत्ता में। अब कलकत्ता आपको ढूंढना है, यहाँ मैप में देखो, ये पूरा ये भारत का ऐसा मैप मिलेगा आपको, मानचित्र मिलेगा। तो यहाँ पे कलकत्ता कहाँ है, तो देखो यहाँ पे ये वाला एरिया है ना, यही पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल ये है, देखो ये वाला जो ये हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये कलकत्ता, मतलब कितने लोग इसको पश्चिम बंगाल समझ जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल नहीं है भाई, ये क्या है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये पूरा। इसके साइड में ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं मार्क अभी कर रहा हूँ, देखो इधर से आकर पूरा इधर आया है, इधर
यहाँ से ऐसे आकर ये बॉर्डर इसका पूरा का पूरा बांग्लादेश से ऐसे सटा हुआ है ये, ठीक है, ये वाला। तो इसमें ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ तक जो गया है, ये पूरा का पूरा ये पश्चिम बंगाल है, ठीक। और कलकत्ता यहीं पे आपका पड़ता है, ठीक है, यहीं पे क्या पड़ता है, कलकत्ता। तो आपको जो चिन्ह दिया था ऐसे, मतलब गोला पार कर उसके अंदर एक बिंदी ऐसे चिन्ह जो दिया था, इसको यहाँ पे आपको दर्शा देना है। और ये फर्स्ट का उत्तर है भाई, फर्स्ट का उत्तर है, तो यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट, और क्या लिख देना है, कलकत्ता, कलकत्ता। क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, कलकत्ता, कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता, और आपने ऐसे दर्शा भी दिया, तो इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, सब लोग जानते हो। तो अब पंजाब कहाँ है आपको ढूंढना है इसमें पूरे, तो पंजाब यहाँ पे पड़ता है, देखो ऊपर एकदम, ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये पंजाब का सेक्शन है। और ये बड़ा वाला जो एरिया ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका राजस्थान है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये हम लोग का, यहाँ पे अब पंजाब में भाई अमृतसर का है, तो अमृतसर एकदम यहीं पे पड़ता है भाई, यहीं पे हम लोग का अमृतसर पड़ता है। तो ऐसे कर कर यहाँ पे आपको दर्शा देना है, ठीक है। ये सेकंड का उत्तर हो गया भाई, और ये क्या, अमृतसर। तो यहाँ अमृतसर आप लिख दो, अमृतसर, यहाँ पे रह नहीं। अब देखो बहुत सारे लड़के कहेंगे क्या भैया हम ऐसे नहीं दर्शा सकते, अमृतसर को ऐसे बाहर ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी दर्शा सकते हो। तो यहाँ तीर दिखाकर, यहाँ मान लो आप यहाँ मतलब तीर ऐसे दिखाकर, ये सेकंड का उत्तर है, और ये आपका अमृतसर हो गया। तो ऐसे भी आप दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हो, कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, हमें बताना है। तो देखो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास में, कहाँ, मद्रास में। तो चलो इसको हम लोग मद्रास में दर्शा लेते हैं। मद्रास इधर चेन्नई में पड़ता है, जो ये सबसे निचला हिस्सा है ये आपका चेन्नई है, ठीक है, ये वाला, ठीक। और इसमें मद्रास यहीं पे पड़ता है, तो यहाँ आप ऐसे दर्शा दो। और ये आपका थर्ड का उत्तर है, तो यहाँ पे लिख दो थर्ड, और यहाँ पे लिख दो उसका नाम मद्रास, सिंपल, ये आपका हो गया। अब देखो आपको ये एरिया बाउंड्री नहीं करनी है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, केवल ये आपको ऐसे कर और यहाँ पे थर्ड लिख कर देना है। चलो उसके बाद, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो भाई गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक। तो अब गुजरात कहाँ है, राजस्थान के इधर बगल में, ये वाला जो एरिया आपको पूरा का पूरा ये दिखाई देता है ना, ये वाला, तो ये आपका गुजरात है, और यहीं पे अहमदाबाद है। तो ऐसे कर और ऐसे लिख दो, और यहाँ पे ये फोर्थ का उत्तर है, तो फोर्थ लिख दो, और लिख दो अहमदाबाद, ठीक है। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है, कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भाई 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर, जो अभी आपका पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है, लाहौर में हुआ था। तो लाहौर कहाँ स्थित है भाई, लाहौर देखो ये आपका ना, ये पंजाब है, इसके इधर ये भारत का एरिया खत्म, अब इधर आपका इधर पाकिस्तान पड़ता है, तो यहीं पे लाहौर स्थित है, यहीं पे थोड़ा अमृतसर से यहाँ तिरछे एकदम एक रोड भी जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड, तो यहाँ पे स्थित है मान लो। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दो यहाँ पे, और ये चौथे का उत्तर है भाई, पांचवे का, तो यहाँ पे आप लिख दो पांचवे का ये उत्तर है, और ये क्या है, लाहौर है ये, ठीक। हो गया, काम खत्म। ऐसे ही आपको दर्शा देना है, 5 क्वेश्चन का आपको 5 मार्क मिल जाएगा। अब देखो उसके अलावा अब 5 और प्रश्न आपको दर्शाने होते भूगोल वाले, ठीक है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, और ये दिया है पहला क्या है कि नागार्जुन सागर बांध, आपको नागार्जुन सागर बांध दर्शाना है। और ये चिन्ह दिया कि इस चिन्ह द्वारा, ये वर्गाकार चिन्ह दिया कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो चलो दर्शा लेते हैं। अब ये नागार्जुन सागर बांध कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग दर्शा सकते हैं। तो देखो नागार्जुन सागर जो बांध है ना, वो आपका नागार्जुन सागर बांध जो है, देखो अरे यार वहाँ जहाँ वैसी की विधानसभा है, अभी देखो दिमाग से निकल गया, 1 मिनट मैप में देखूंगा तो मालूम चल जाएगा। ये महाराष्ट्र, अच्छा तेलंगाना, देखो तेलंगाना, तेलंगाना जहाँ हैदराबाद पर, तेलंगाना में स्थित है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के पास, ठीक है। ये वाला जो आपको मैप अभी दिख रहा है ना, यही देखो ये वाला मतलब ये मैप है जो, इसमें ये वाला जो बाउंड्री दिख रहा है ये आपका तेलंगाना है, और यहीं पे पड़ता है हैदराबाद, 1 मिनट, यहीं पे पड़ता है हैदराबाद, और हैदराबाद के बगल में यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो इसको वर्गाकार चिन्ह वाला दर्शाना था, तो ऐसे आप लिख दो, और ये फर्स्ट का उत्तर है तो फर्स्ट लिख दो, और यहाँ पे लिख दो कि नागार्जुन सागर बांध, सिंपल। अगला है कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, अब कपास उत्पादन का एक क्षेत्र आप महाराष्ट्र में दर्शा दो,
या फिर गुजरात में कहीं भी दर्शा सकते हो। कपास के लिए फेमस है कौन? गुजरात भाई, या फिर आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कहीं भी, यहाँ पे मान लो ये गुजरात में या महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसे चिन्ह बताकर, मतलब यहाँ पे बिंदु बिंदु अंदर ऐसे, और यहाँ पे लिख दो गुजरात, सिंपल। सॉरी, ये गुजरात तो ये है आपका, इसको महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का एरिया है तो महाराष्ट्र लिख दो, सिंपल। आपका ये वाला एमपी है, ये वाला महाराष्ट्र है, ये वाला गुजरात है, ये वाला आपका राजस्थान है, और ये हम लोग का यूपी है भाई, ये हम लोग का यूपी है, और इधर इसके साइड में ये बिहार है। चलो अगला देखते हैं। बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र, ये प्लस प्लस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। अब बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र कोई भी दर्शा सकते हो भाई, आपको जहां मन, लेकिन उड़ीसा बक्साइड के लिए मान लो एक फेमस है, तो आप मान लो उड़ीसा को ही दर्शा दो भाई। ठीक है, तो उड़ीसा का कौन सा एरिया? ये वाला जो आप देख रहे हो मैप में, ये वाला एरिया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, ये आपका झारखंड है भाई, ये क्या है आपका? झारखंड है। ठीक है, JH, ये आपका झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक, तो चलो उसके बाद यहाँ पे हमें उड़ीसा में दर्शाना है, तो उड़ीसा में हम लोग का प्लस प्लस चिन्ह द्वारा कहीं भी दर्शा दो ऐसे, और लिख दो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का कोई स्पेसिफिक जगह का नाम जानते हो तो वो भी दर्शा सकते हो, क्योंकि उड़ीसा के लगभग हर जगह पे मतलब पाया जाता है आपका बक्साइड, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस प्लस कर उड़ीसा ही दर्शा दिया है। आगे देखते हैं। हैदराबाद नगर को इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है, तो हैदराबाद नगर भाई कहाँ पड़ता है? ये तेलंगाना में यहाँ पे पड़ता है, तो ऐसे गोला से दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है चिन्ह द्वारा नाम सही, तो ये चिन्ह आप दर्शा दिए। चौथे का उत्तर है भाई, चौथे का, तो यहाँ पे लिख दो फोर्थ, और यहाँ पे लिख दो कि हैदराबाद नगर। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, इसका 1 मार्क मिल जाएगा। और अंत में आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ये चिन्ह दिया, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाला अभी ये देखो भारत का है ना, इसके ऊपर ये नेपाल है, यहाँ पे यहीं पे पूरा का पूरा नेपाल है। नेपाल के ऊपर से इधर मालवा के क्या पठार है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे आता है, और ऐसे आकर इधर हिमाचल प्रदेश से मतलब ऐसे प्रवेश कर, ऐसे आसाम में प्रवेश करके यहाँ मेघालय से, यहाँ मेघालय, ये मेघालय है, इसमें से थोड़ा सा निकल कर ऐसे, और ये बांग्लादेश में चला जाता है, और ऐसे अंत में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक, तो ऐसे आपको दर्शाना, ऐसे आप दर्शा दो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका लिख दो, क्या लिखना है? ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पे लिख दो ये, और पांचवे का है उत्तर, तो पांचवा लिख दो, और ये ब्रह्मपुत्र आप नदी लिख दो। ठीक है, पुत्र नदी जो भी हो यहाँ पे आप लिख दो, आपका 1 मार्क इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे ये 5 आप दर्शा दोगे तो इसका 5 मार्क, ये 5 मार्क, आपका 10 मार्क मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आपका रहा इस वीडियो में 20 MCQ के साथ साथ 10 मैप वाले प्रश्न। और देखना इसी आपका वीडियो से मैप में भी मतलब खूब प्रश्न फंस जाएंगे, और MCQ में भी आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न फंस जाएंगे। तो ऐसे ही कई सारे मॉडल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, सबको आप सॉल्व कर लेना, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क आएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात रही तो जल्द मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज लाऊंगा अब। ठीक, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।